आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये परेड ग्राउंड की तस्वीर है और नरसिंह एकता मंच के लोग ऊपर टंकी में चढ़ गए हैं। देहरादून में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक धरना और एक दूसरा मेला। तो अभी हाल ही में जब इनका आमरण अनशन चल रहा था तो एक बहन 9 दिन तक आईसीयू में एडमिट की गई। और अगर जाने अनजाने में जो जैसा भी है, अगर कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती तो क्या मैसेज जाता पूरे देश में। अगर सरकार कार्रवाई करती होती तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन दिख रहा होता। वहाँ पे 160 दिनों से ये बैठे हुए थे और सरकार की कानों में जू तक नहीं रही। देखिए, सरकार मजबूर करती है। आपने देखा होगा वहां पर कोई जाता भी नहीं है, ना किसी को कोई परवाह है। बैठे रहो, सरकार की बला से मर जाओ, मिट जाओ, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को केवल और केवल सत्ता में बने रहने का शौक है, कुर्सी का शौक है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये परेड ग्राउंड की तस्वीर है और नरसिंह एकता मंच के लोग ऊपर टंकी में चढ़ गए हैं। बात ये है कि 158 दिन से ये अपनी बात मनवाने के लिए और 23 दिन से आमरण अनशन में बैठे हुए थे, पर सरकार इनकी सुन नहीं रही थी, कोई प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा था। इसलिए आज ये अपनी जान जोखिम में डालकर टंकी पे चढ़ गए हैं अपनी बात मनवाने के लिए। दोस्तों, इस वक्त हम परेड ग्राउंड में खड़े हैं और परेड ग्राउंड में आप देख सकते हैं देहरादून की जो रियलिटी है इसको ये बखूबी दिखाता है। देहरादून में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक धरना और एक दूसरा मेला। पहला तस्वीर आप वो देख सकते हैं, वहाँ मेले लगे हुए हैं लोगों के मनोरंजन के लिए। और दूसरी तस्वीर ये है जो रियलिटी है, आप टंकी में देख सकते हैं यहाँ के नरसिंह एकता मंच के लोग जो 158 दिन से धरने में थे और 23 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे। आज उनकी ये मजबूरी हो गई है कि उनको टंकी में चढ़ना पड़ रहा है ताकि सरकार उनकी सुन सके। क्या इसके बाद जो सरकार मूक बैठी है, जो गूंगी बैठी है, क्या इनकी मांगे सुनेगी? एक्सक्यूज मी, आपको कितने दिन हो गए आज यहाँ पे? आज तो यहाँ पे परेड ग्राउंड में तो पहला ही दिन है अभी, लेकिन धरना आपको धरने में बैठे हुए 158 दिन और 22 दिन आमरण अनशन, उसके बावजूद भी सरकार के जो द्वारा अनदेखी की गई है, उसी के कारण और उसी के विवश सरकार ने हमें किया है कि आंदोलन को उग्र किया जाए। और आज जो हमारे लोग टंकी पे सुबह से 8 घंटे से चढ़े हुए हैं और उसके बाद जो भी अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी किसी प्रकार का सपोर्ट है और किसी प्रकार की चीज़ नहीं, खाने पीने की जो व्यवस्था वहाँ पे कुछ नहीं है। पानी हमारे द्वारा सुबह ही दे दिया गया था और वॉशरूम वगैरह की कोई सुविधा नहीं। तमाम जो हमारे लोग, बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, उसके बावजूद भी भीगते हुए संघर्ष यहाँ पे जो धरातल पे है वो हम लोग यहाँ पे जारी रखे हुए हैं और आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, क्योंकि जब तक समाधान नहीं तब तक हम लोग इस समय हटने वाले नहीं। अब आर पार ये टंकी से कब नीचे उतरेंगे ये लोग? जब सरकार हमारी मांगों पर कार्रवाई करेगी। और जब 160 दिनों से क्या लगता है सरकार ने कुछ भी कार्रवाई की है? अगर सरकार कार्रवाई करती होती तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन दिख रहा होता। शायद उनको ये पता है कि आप टंकी में खाली दिखावे के लिए चढ़े, आप नीचे कूदेंगे नहीं। क्या वो ऐसी दुर्घटना का इंतजार कर रही है सरकार? अब ये तो शायद सरकार, शासन प्रशासन इसका अच्छे से जवाब दे सके, लेकिन हम अपना आंदोलन को, क्योंकि आपने हमें एकता विहार में बिठाया था 160 दिन से, हो सकता था हमें लगा कि आप लोग वहाँ नहीं सुन नहीं सकते हमारी मांगे या बातें, इसलिए आज हम यहाँ हैं, तो आप तो सुनिए। एकता विहार जो है देहरादून का जो धरना प्रदर्शन मंच है, मतलब वहाँ पे जितने भी धरने होंगे देहरादून में, यहाँ ताकि लोकल लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए वो अलग से बनाया हुआ है। मतलब सरकार ने ये बोला है कि वहाँ पे तुम धरना करो, हम तुम्हें देखेंगे, इससे नॉर्मल लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर वहाँ पे 160 दिनों से ये बैठे हुए थे और सरकार की कानों में जू तक नहीं रहेगी। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन या सरकारी बंदे कोई नहीं है। जो पुलिस बैठे वो भी ऐसे ही पता नहीं क्यों बैठे हैं वहाँ पे, उनका कोई इस चीज़ के लिए नहीं बैठे वो। लेकिन यहाँ पे सरकार ने, पुलिस प्रशासन नहीं किया इनके खाने पीने की व्यवस्था या फिर कुछ भी, इनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है। मतलब वो जानते हैं कि ये लोग टंकी में बैठे हैं, ये खाली दिखावे के लिए बैठे हैं। क्या अब ये टंकी में बैठे, एक प्रोसेस ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, क्या इनको अब अपनी जान जोखिम में डालने की ज़रूरत है या फिर कोई बड़ा दुर्घटना की करने की ज़रूरत है ताकि सरकार इन्हें सुने? यहाँ पे मौके में बॉबी पवार जी भी मौजूद हैं। पवार जी, आप यहाँ पे आए हैं, हम सवाल ये है कि यहाँ पे ना कोई पुलिस प्रशासन मौजूद है, सरकार ये सोच रही है कि ये लोग खाली दिखावा कर रहे हैं टंकी में चढ़ के। क्या सरकार इंतजार कर रही है इनमें से कोई एक कूद जाए अपनी मांग को मनवाने के लिए? पुलिस प्रशासन है, पुलिस क्यों नहीं है? सामने आप देखिए, कैमरा दौड़ाइए तो पुलिस ही पुलिस है। पर जो जायज़ मांगे हैं उसको लेकर पहले से आंदोलन थे, तो उन मांगों का संज्ञान लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो अभी
देहरादून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, जैसे एक बंजारा वाला में हुआ कि वहाँ पे कुछ बस्तियाँ थी कूड़ा बीनने वालों की, जो पिछले 15 सालों से रह रहे थे वहाँ पे। हमने आसपास में ग्राउंड रिपोर्ट की थी, लोगों से पूछा, वो 15 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, और अभी इलेक्शन से पहले उन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। सवाल ये है कि वो 15 साल से रह कैसे रहे, और जो कूड़ा बीनने वाले हैं उनके इलाके में नगर निगम की गाड़ी देखी गई, उनको नगर निगम ने काम क्यों दिया? और अभी बताया जा रहा है कि उनकी जो रेजिडेंशियल है वो कहीं असम से हैं, बाहर से हैं, असम की जो आइडेंटिटी है उनके पास। तो ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार क्या कर रही है, मंशा क्या है सरकार? देखिए, सरकारों की नाकामी है। आप 15 साल की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि एक सरकार है। जो भी सरकार रही होगी उनकी नाकामी है, शासन प्रशासन की नाकामी है। और निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो साफ तौर पर उसमें जांच होनी चाहिए, साफ तौर पर उसमें देखा जाना चाहिए कि किसकी शय पर वो यहाँ रह रहे हैं। और जो बड़े बड़े मंचों से डेमोग्राफी चेंज के जो भाषण देते हैं, ये उनको भी देखना चाहिए कि डेमोग्राफी चेंज कर कौन रहा है, हो कैसे रही है, किसके सत्ता में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भाषण देख रहा था मुख्यमंत्री जी का, वो खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ भी बांग्लादेश बाहर के लोग बसे हुए, हमने बसाए हुए। तो देखिए, डेमोग्राफी चेंज की बात करना और फिर बांग्लादेशियों को शरण देना, ये अपने आप में ही विरोधाभास है। तो एक व्यक्ति बड़े बड़े मंचों से, बड़े अलग अलग स्टेटों में चुनाव प्रचार में जाके डेमोग्राफी की बात करते हैं, उत्तराखंड में डेमोग्राफी की बात करते हैं, और बंगाल में जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि हमने बांग्लादेशियों को शरण दी है। तो ये क्या है? वो इसका मतलब है कि वो अपने आप में स्पष्ट नहीं है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। तो साफ तौर पर डेमोग्राफी चेंज जो है वो मुद्दा है, पर केवल और केवल भाजपा का एजेंडा, ये राजनीतिक मंचों से इस एजेंडे को चलाया जाता है। धरातल पर क्या है उसकी सच्चाई आप सब जानते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर जो रिपोर्ट करते हैं जी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मेले की तस्वीर है और ये धरने की तस्वीर है। देहरादून में सिर्फ क्या मेले और धरने ही रह गए हैं और कुछ नहीं रह गया। अब भी एक युवा है, इन युवाओं को क्या मिल रहा है अभी देहरादून में? देखिए, मेले तो लगाए जा रहे हैं, ये खुशियों के उसमें है, पर ये आंदोलन और धरने जब भी होते हैं तो ये किसी का शौक़ नहीं होता है, मजबूरी में लोग करते हैं। और उस मजबूरी को अगर ना समझा जाए, उनके द्वारा जिन्हें चुनकर भेजा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये संवेदनहीनता सरकार की मानी जाएगी। और अगर सरकार फिर भी संज्ञान नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर, ये तो आज पहला आंदोलन है, ये टंकी पर चढ़े हैं, इसके बाद अलग अलग रास्ते पे जाकर कौन कौन से आगे स्टेप लिए जाएंगे, किस प्रकार के आंदोलन होंगे, उसका तो सरकार को अंदाज़ा भी नहीं है। और मुझे लगता है कि समय रहते इस पर अगर सरकार चाहती है कि समाधान निकले तो निकाल सकती है, और नहीं निकलेगा तो निश्चित तौर पर वो जो चुनौतियां हैं वो शासन प्रशासन, अगर इसका निकालना होता तो 160 दिन हो गए इनको, 23 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, और ये 23वां दिन है कि इनको टंकी में चढ़ना पड़ रहा है। शायद कुछ दिन बाद कुछ दुर्घटना भी हो जाए। अगर निकालना होता समाधान, इन 160 दिनों में निकाल दिया होता। नहीं, देखिए, समाधान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं और दुर्घटना की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में जब इनका आमरण अनशन चल रहा था तो एक बहन 9 दिन तक आईसीयू में एडमिट की गई। और अगर जाने अनजाने में जो जैसा भी है, अगर कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती तो क्या मैसेज जाता पूरे देश में कि उत्तराखंड में युवा रोजगार मांग रहा था और उनके साथ इस प्रकार की अप्रिय घटना हुई, ये जिम्मेदारी किसकी होती, ये मैसेज किसके खिलाफ जाता? तो क्या सरकार इस प्रकार के अगर घटना का इंतजार कर रही है तो निश्चित तौर पर जो संघर्ष के साथी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, पर सरकार को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये उत्तराखंड वासी है जो अपने मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर लाखों लाखों रुपए खर्च करके डिग्रियाँ की है, और लाखों रुपए खर्च करके डिग्रियां लेने के बाद वो बेनिफिट भी सरकार को ही हुआ है, जो फीस के रूप में या टैक्स के रूप में। तो आज उनके रोज़गार की बात अगर आ रही है तो निश्चित तौर पर उनको अगर खाली हाथ रखेंगे तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी। और मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, ये देश, आज़ादी जब देश को मिली तो ये आंदोलनों की बदौलत मिली है। ये प्रदेश जब बना तो आंदोलनों की बदौलत इस प्रदेश को बनाया गया है, और आज आंदोलनों को सम्मान नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है, तो किस लोकतंत्र और किस संविधान की बात भाजपा करती है? अगर वो लोकतंत्र और संविधान की बात करती है तो लोकतंत्र और संविधान में क्या अधिकार आम नागरिक के हैं, उसके तहत वो नागरिक अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए, वो आंदोलन हो, अनशन हो या कोई भी हो। लोकतंत्र और संविधान से याद आया कि विपक्षी पार्टियां ये बोलती है कि संविधान का तोहन हो रहा है। यहाँ पे जो इलेक्शन भी हो रहे हैं उसमें भी इलेक्शन कमीशन भाजपा के लिए काम कर रहा है, वोटों की चोरी हो रही है, जो दूसरी विपक्षी पार्टी जैसे अभी बंगाल में हुआ SIR से उनके वोट काटे जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, क्या सच में है ये? देखिए, एक पार्टी की कोई लिस्ट जारी होती है भाजपा की, और उसमें
चुनाव आयोग की एक लिस्ट जारी होती है, उसमें भाजपा की मोहर लगी होती है। आपने बंगाल वाले में देखा। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की चीज़ें जब सामने आएंगी तो लोकतंत्र के हत्या के आरोप भी लगेंगे। हो रही है हत्या? देखिए, बिल्कुल हो रही है। ये लोकतंत्र की हत्या तो है कि आप किसी भी आंदोलन को, किसी भी जायज़ मांग को लेकर कोई लड़ रहा है, उन्हें आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या तो और क्या है? इससे ज़्यादा हत्या क्या हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे बॉबी पवार जी ने बोला कि अगर प्रदेश के युवा ने नौकरियां मांगी, रोजगार मांगा और उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है धरना और दूसरा मेला। सोनिया आनंद रावत जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सवाल ये है कि युवा नौकरी मांग रहे हैं और उनको मिल रहा है एक मेला, दूसरा धरना। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि 10 साल से ये सरकार रही है और है भी, अभी मौजूदा सरकार है। क्यों लोग धरने पर बैठ रहे हैं? क्यों हमारी बहनें धरने कर रही हैं, टंकियों पे चढ़ रही हैं? बॉबी पवार जैसे युवाओं ने जो है, आज पूरा गांव जो है, पूरे गांव के गांव उठकर देहरादून में धरने पर बैठ जाते हैं। इसके पीछे के कारण स्पष्ट है बिल्कुल। जो लीगल तरीके से जो काम होने चाहिए थे, सरकार उन पर कहीं ना कहीं कमज़ोर है, नहीं करना चाहती ये काम। तभी आज जो है हमारा युवा, हमारा यूथ, हमारे जितने संघर्षशील जो लोग हैं वो आज सड़कों पर हैं। और आपने जिस तरह का सवाल किया है, ये जो पार्क पूरा बना है तो ये केवल इसीलिए तो बनाया गया है कि आप धरने दीजिए और मेले लगाइए। 2 काम है सरकार के पास। धरने के लिए तो वो एकता विहार दिया गया है, जिसमें भी सरकार की कानों में जून तक नहीं रेखता है, क्योंकि 160 दिनों से बैठे हुए हैं। उसके बाद इनको यहाँ पे आना पड़ रहा है। देखिए, सरकार मजबूर करती है। आपने देखा होगा वहां पर कोई जाता भी नहीं है, ना किसी को कोई परवाह है। बैठे रहो, सरकार की बला से मर जाओ, मिट जाओ, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सरकार ने कहीं ना कहीं बिल्कुल कॉर्नर दे दिया है। आज लोग जब आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र है, सबको आवाज उठाने का अधिकार है। निश्चित रूप से जब लोग आवाज उठा रहे हैं, जो जनता है जो आवाज उठाने का काम कर रही है, या उनकी कहीं ना कहीं उनकी मांगे हैं, उसके ऊपर सरकार को याद दिलाने के लिए निश्चित रूप से यहीं पर बैठना होगा और टंकी पर भी चढ़ना पड़ेगा। अभी आगे आगे देखिए आप कहाँ कहाँ चढ़ सकते हैं। आज का जो यूथ है, आज यूथ के दम पर जो है पूरा प्रदेश जागरूक है, महिलाओं के दम पर जागरूक है। तो जब सरकार इस तरह की चीज़ें नहीं मान रही है, भाई सिस्टम में आप नहीं चल रहे, स्वास्थ्य मंत्री को होश नहीं है। कितने मुद्दे हैं आप ये बताइए, कितने हॉस्पिटल्स बना दिए सरकार ने? स्वास्थ्य मंत्री से याद आया कि अभी मैं ऑनलाइन देख रहा था, रील देख रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जी हॉस्पिटलों में छापा मार रहे कि काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये केवल दिखावा है। देखिए, ये केवल दिखावा है। काम करने वाले 10 साल की सरकार में मुझे बताइए कितने हॉस्पिटल्स दे दिए आपने उत्तराखंड को? हाउ मैनी हॉस्पिटल्स इज देयर हियर? कितने हॉस्पिटल दिए हैं और क्या किया है? आज भी वही जस की तस स्थिति है कि हमारी बहनें गांव में जच्चा बच्चा नीचे लाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है। आप देखिए ना उठा के कितने केसेस ऐसे। तो कहीं ना कहीं आप शक के घेरे में, और जब कोई बोलता है तो आप धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर होकर के यहाँ आना पड़ता है, और आप यहाँ पर भी आवाज़ नहीं सुनते हैं। तो भाई निश्चित रूप से जनता है, लोकतंत्र है, अपनी आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे और हम लोग उनके सहयोगी बनेंगे। सहयोग से याद आया कि आप कनाल रोड में जो ठेका खुल रहा था वो अभी भी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ। आपने वो किया था, धरना किया था। क्या सरकार सुन रही है? 160 दिन इसको भी हो गए। एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, दूसरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो भी हैं, उनको भी ले लेते हैं। कितने धरने और बाकी हैं, कितनी और यहाँ पे देखने को मिले? देखिए, वो जहाँ तक ठेके का मुझे ख्याल है, केनाल रोड में ठेका था और मेरे ख्याल में अभी बंद ही है, अभी खुला नहीं है वो। और आप ज़रूर उसको ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके, उसके लिए मैंने बहुत कड़ी आवाज़ उठाई और जनता, सबसे बड़ी बात है जनता साथ में आई। जो आम जन थे, जो आम महिलाएं थी, वो साथ में आई हैं और निश्चित रूप से मैं उनके साथ बैठी। और मेरे ख्याल में कोई ही ऐसा परिवार बचा होगा जो उस धरने में नहीं, उस प्रोटेस्ट में नहीं आया। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उस धरने में आए हैं, आवाज़ बने हैं, तब जाके हमने उस ठेके को बंद कराया। लेकिन आज फिर उल्टा हो रहा है कि क्योंकि धामी सरकार को पैसा कहाँ से आ रहा है? धामी सरकार को पैसा इकट्ठा करना है, तो भाई निश्चित रूप से जितने ज़्यादा ठेके खुलेंगे उतना ज़्यादा इनको रेवेन्यू जनरेट होगा इनका। तो वो सारा जो रीज़न है वो रेवेन्यू का है। ये लोग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, और कहीं ना कहीं इस तरह के जो मैं देख रही हूँ गली मोहल्लों में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, ये बिल्कुल, मतलब मैं इनको क्या बोलूँ, इनकी सूझबूझ पता नहीं कहाँ चली गई। केवल ये पैसा तो ठीक है, आ गया पैसा, सरकार को रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, चलाने के लिए चाहिए, लेकिन वोट कैसे देगी जनता? देखिए, वोट में एक बहुत बड़ा जो इनका फंडा है, इन्होंने जो SIR की जो हमने मांग की है, या इन्होंने SIR का जो सिस्टम चलाया, आपने देखा होगा कि जब मेयर का चुनाव था, इन्होंने अपने वार्ड वाइज उस पर काम किया
और 1,500-2,2 हज़ार वोटर हर वार्ड में इन्होंने बढ़ाया है। डेमोग्राफिकल चेंजेस की अभी मैं सुन रही थी, डेमोग्राफिकल चेंजेस क्यों हैं? वो इसीलिए हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं, इनके एजेंटों का काम ये है, इनके BLS का ये काम है कि ये लोग सारा जो वार्ड वाइज, जो ये बूथ वाइज जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर इनके जितने नए लोग आके जो जुड़ते हैं, उनको जो है उनकी वोटर ID बनाई जाती है, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बंजारा वाला वार्ड नंबर 84 में अभी घटना घटी कि वहाँ पे बाहर के लोग थे, असम की आइडेंटिटी थी उनके पास, और नगर निगम ने उनको काम दिया था, पिछले 15 सालों से वो रह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या ये और जो आप ये बता रही है और ये जो सिचुएशन अभी हुई है वो कनेक्टेड है? क्या उनको वोटों के लिए यूज़ किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वोट बैंक का सारा सिस्टम है। बीजेपी को केवल और केवल सत्ता में बने रहने का शौक है, कुर्सी का शौक है। बीजेपी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती है। इनके कार्यालय आप जाके देखें, मेरे ख्याल में हाई फाई कार्यालय, मैं समझती हूँ एक 5 स्टार होटल को भी बीट कर देंगे आप। इनके कार्यालय आप देखिए, मतलब कहाँ पे ये लोग, कहीं पे आप मुझे बताइए ना, कहाँ पे हम कहाँ तक आवाज़ उठाएं? हम तो रोज़ धरने प्रदर्शन ही जारी रख रहे हैं, और हमारी लड़ाई तब तक है जब तक इनका सुधार नहीं होगा, या 2027 में इनकी विदाई नहीं होगी, तब तक हमारी आवाज़ जारी रहेगी। हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और प्रोटेस्ट, आज तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी बहन कांग्रेस की जो है, हमारी ज्योति रौतेला, कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष जी, देखिए कहाँ उन्होंने अपनी जान पर खेल करके जो ऊपर इतना रिस्क जो उठाया हुआ है, तो मैं सैल्यूट करती हूँ। हम लोग भी इसी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये हमारी लड़ाई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। जनता जहाँ जहाँ हमें बुलाएगी, हम निश्चित रूप से उनके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरसिंह एकता मंच के लोग अभी यहाँ कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। देहरादून में बहुत ज़्यादा धूप है और इनको 160 दिन तो हो ही गए। दूसरा, 23 दिन से आमरण अनशन भी चल रहा है, और इसी बीच एक जो इनकी कार्यकर्ता थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको एडमिट करना पड़ा था। आज आप यहाँ पे बैठिए, धरना कर रही है और टंकी में चढ़ाए। हमें धरना देते हुए 159 डेज़ हो गए, और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें वर्षवार चाहिए, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका वर्षवार हो गया। 3 बार हमारा क्या हुआ था, एग्ज़ाम, इवन हम एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ सेंटरों में पहुँच गए, उसके बाद बोलते हैं कि कैंसिल हो जाए। तो ये तो बहुत एक निराशाजनक बात है। तो हम चाहते हैं हमारा वर्षवार ही हो, यही मांग है हमारा। आप यहाँ पे आज टंकी में चढ़ गए हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी भर्ती वर्षवार कर दीजिए जल्दी से जल्दी बस। हाथ में क्या हुआ? मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया था मेरा जी। तो आपको 160 दिन हो गए और सरकार अभी भी आपकी सुन नहीं रही है, आपको टंकी में चढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सर इन नर्सिंग अधिकारों को देखें और सबके लिए कुछ अच्छा करें। और इतने परेशान हैं सब, अपने घर को छोड़ के बच्चों को लेके आ रखे हैं यहाँ पे, तो सरकार को कुछ हमारे लिए अच्छा ही करना चाहिए। आंटी, आप बच्चे को लेके आइए, बच्चों को क्यों परेशान? मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती मैं। तो दोस्तों, 160 दिन हो गए नरसिंह एकता मंच में बैठे इन महिलाओं को, इन लोगों को, और इनकी सिर्फ एक मांग है, जो वर्षवार पहले जैसी होती आ रही थी, जो एग्ज़ाम से एक्सचेंज कर लिया था, वो वर्षवार दोबारा हो। लेकिन 160 दिनों से भी इनको आज ऐसी मजबूरी हो गई है कि इनको टंकी में चढ़ना पड़ रहा है। तो क्या प्रशासन इंतज़ार कर रहा है कोई दुर्घटना हो? क्योंकि जो इनने आमरण अनशन किया था 23 दिन का, आज 23वां दिन है आमरण अनशन का, उसमें भी एक जो महिला नेत्री है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके बाद वो एडमिट हो गई थी। अब जो भी प्रकरण था हम आपको पहले से दिखाते आ रहे हैं, वो टंकी में बैठे हुए हैं, शायद दुर्घटना हो सकती है, सरकार को जू नहीं रेंग रही। 160 दिन हो गए, एकता मंच, एकता विहार से लेकर आज ये परेड ग्राउंड में दोबारा आ गए हैं, लेकिन सरकार को कोई खबर नहीं है। जो भी हमने दिखाया था, जितने पहले दिन से जब से ये बैठे थे, हमने आपको ये सब दिखाया था, लेकिन आज भी सवाल वही उठता है, क्या सरकार सुन रही है? क्या सरकार इनकी सुनेगी? आप देख सकते हैं बच्चों को लेकर महिलाएं आई हुई हैं, अपना कामकाज छोड़